हेलो एवरीवन, दिस इज़ सविता चौहान। वेलकम टू सनशाइन क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करने वाले हैं जियोग्राफी चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम फर्स्ट टू 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं जो कि अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक हमने बनाए हैं और वो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और आप किस तरीके से उसको डिस्क्राइब करेंगे, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन, वो हम आपको समझा रहे हैं। आज हम 11 से डिस्कस आगे का जो क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। यहाँ पे बोला है 3 ऐसी प्रॉब्लम हमें एसोशिएट करनी है विद द डिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज बाय द ह्यूमन बींग्स। यानी 3 ऐसी प्रॉब्लम, ये तो स्टूडेंट आपको भी पता होगा, अगर आप नहीं भी लर्न करेंगे तो भी इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं। 3 प्रॉब्लम बतानी है कि इनडिस्क्रिमिनेट हम यूज़ कर रहे हैं रिसोर्सेज को, कौन कर रहा है? ह्यूमन बींग कर रहा है। तो उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है आप खुद ही सोचो। चलो, अगर आप कोई एक चीज़ को कंटिन्यू यूज़ करे जा रहे हो और उसकी केयर नहीं कर रहे हो, तो आप सोचो उसका क्या होगा विदाउट केयरिंग और कंटिन्यू यूज़ कर रहे हो। कोई भी आपकी फेवरेट चीज़ आपकी सोच के देखो, चाहे आपके टॉयज़ हैं या फिर आपकी कोई भी फेवरेट साइकिल है या स्कूटी है जिसको आप केयर नहीं कर रहे हो, तो वो सोचो उसकी क्या कंडीशन हो जाती है। तो ऐसे स्टूडेंट जब हम एनवायरनमेंट से जो रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं या यूज़ करते हैं और उसकी केयर नहीं करते हैं, इनडिस्क्रिमिनेट करते हैं विदाउट थिंकिंग अपनी कंफर्ट बनाने के लिए अपनी लाइफ को, तो वो गलत है। यानी वो कहीं ना कहीं हमें लॉस करेगा। क्या करेगा? डेप्लीशंस ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द नी ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल। आज जो रिसोर्सेज हम देख रहे हैं इतने कम होते जा रहे हैं, क्यों कम होते जा रहे हैं? लो रिसोर्सेज होते जा रहे हैं क्योंकि फ्यू इंडिविजुअल्स हैं जिनका लालच, जिनका ग्रीड सेटिस्फाइड कर रहे हैं ये रिसोर्सेज, जिसकी वजह से कम हो रहे हैं। ये इंडिविजुअल्स कौन हुए? स्टूडेंट। जैसे लाइक हम इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें तो इंडस्ट्रियलिस्ट अपने प्रॉफिट के लिए जो इंडस्ट्री लगाते हैं वो थोड़ी देखते हैं कि भाई नेचर की प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें उनसे क्या लेना, वो तो अपने प्रॉफिट से लेते हैं। तो वो अपनी लालच को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हो एक्यूमुलेशंस रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड, कुछ हाथों में रिसोर्सेज इकट्ठा हो गए हैं सोसाइटी के अंदर। सोसाइटी इसी तरीके से 2 पार्ट्स में बढ़ गई है, जैसे रिच एंड पुअर। यानी पुअर के पास रिसोर्सेज है ही नहीं, ना तो उसे पता यूज़ कैसे करना है, कहाँ से लेना है, और रिच है कि उसके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ कर रहे हैं और ना तो ये सोच रहे कि हम उन्हें किस तरीके से कंजर्व करें। तो उससे प्रॉब्लम होगी क्योंकि आप देखो ना, मेजर जो है कंट्रोल कर रहा है कौन? कैपिटलिस्ट जो हैं, पूंजीपति हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो इंडस्ट्री लगाते हैं, वो नेचर से ही एक्सट्रैक्ट करके लगाते हैं रिसोर्सेज से। पुअर को थोड़ी ये पता होता है कि भाई कहाँ रिसोर्सेज मिल रहे हैं, कैसे करना है। तो इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन, ज़रूरत से ज़्यादा हम एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं रिसोर्सेज का, तो उससे ग्लोबल जो क्राइसिस है वो क्या बढ़ गया है? इकोलॉजिकली। यहाँ पे इकोलॉजी की कर लीजिएगा। तो इकोलॉजिकली हम देखेंगे क्राइसिस क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा बैलेंस ख़राब हो गया है। ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डेप्लेशन, एनवायरनमेंट प्रॉब्लम, ये ज़्यादा की ज़्यादा आप लोगों को क्या होगा? देखने को मिलेगा। तो ये जो इकोलॉजिकल हुआ है, बैलेंस जो हम देख रहे हैं यहाँ पे ख़राब हुआ है, तो ये जो इकोलॉजिकल क्राइसिस देखने को मिल रही है, ओजोन लेयर डेप्लेशन हुआ है, यानी उसमें छेद हो गए हैं इतने ज़्यादा कि जो सन की पैराबैगनी रेजेस हैं, यूवी रेज हैं, वो सीधे सीधे अर्थ पे आ रही हैं, जिससे कैंसर हो सकता है। एनवायरमेंटल में आप देख सकते हैं पॉल्यूशन का लेवल कितना ज़्यादा बढ़ गया है, लैंड का जो वो है क्वालिटी है वो डाउन हो गई है, और वार्मिंग तो पहले से यानी CO2 बढ़ी गई है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? तो ये हेल्थ के लिए गुड है क्या? अगर आपकी हेल्थ ही नहीं है तो आप मुझे बताओ क्या कैसे रिसोर्सेज आपके लिए और एनवायरनमेंट आपके लिए कैसे वर्क करेगा? तभी कर पाएगा ना, तब वो खुद सही होगा, एनवायरनमेंट ठीक होगा, जब जाके वो आपके लिए कुछ आप उससे ले सकते हैं। और हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ ही सब कुछ है। अब हम देखेंगे तो ये 3 मेजर प्रॉब्लम आप उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि भाई हमें प्लानिंग कैसे करनी चाहिए। आप खुद सोचो, जब ज़रूरत से ज़्यादा इतनी प्रॉब्लम है और हमारे पास कोई चीज़ लिमिट की होती है स्टूडेंट, तो हमें तभी उसको प्लानिंग करनी पड़ती है, क्योंकि पॉपुलेशन आपको पता है कितनी ज़्यादा है।
और पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से ही इक्वली उसको क्वांटिटी में बांट सकें, उसकी क्वालिटी एस्टिमेट करके सबको मिल सके। इसीलिए हमें प्लानिंग की ज़रूरत है, स्पेशल इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है और चीज़ है हमारे पास लिमिट की। आप घर में भी सोचो, अगर 5 मेंबर हैं, ठीक है, 5 मेंबर आपके घर में हैं और कोई फ्रूट लेके आ रहे हैं या घर में कोई भी चीज़ बनती है, तो इक्वली हम लोग क्या करते हैं, शेयर करते हैं सब, कि भाई सबको वो चीज़ मिलनी चाहिए। तो ऐसे ही हमारा रिसोर्सेज जो है उसके लिए प्लानिंग करने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टूडेंट जो इंडिया है, जोग्राफिकली अगर हम देखें, कहीं पे माउंटेन है, कहीं प्लेन है, तो कहीं पे रिवर्स हैं, और कहीं पे हमारा जो डेजर्ट है, कहीं पे हिल्स हैं। तो ये स्टूडेंट इतना डिफरेंट है, डाइवर्सिटी पाई जाती है, और यहाँ पे आपको रिसोर्सेज भी अलग अलग मिलेंगे। तो एक रिसोर्सेज को दूसरे जगह पे पहुँचाना, बैलेंस करना, तो बैलेंस करने का जो सिचुएशन है वो प्लानिंग के बिना तो हो नहीं सकती है। पहले हमें आइडेंटिफिकेशन करनी चाहिए कि हमारे पास रिसोर्सेज कहाँ हैं, कितने हैं, हर रीज़न की। उसके बाद हमें इन्वेंट्री बनानी चाहिए, एक टैबुलर फॉर्म बनानी चाहिए, एक इंडेक्स बनाना चाहिए। उसके बाद हम इस सब के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, सर्वे करना, मैपिंग करना, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्टिमेट करो, पहले मेज़र करो, और रिसोर्सेज का कितना भी है उसके बाद आप अपना देख सकते हैं कि अब हम क्या करें, आगे की प्लानिंग बनाएंगे। पहली प्लानिंग में तो यही होगी, सर्वे वगैरह, मैपिंग, क्वांटिटी, क्वालिटी देखना। उसके बाद आप प्लानिंग स्ट्रक्चर में एंड आउट करेंगे। दैट मीन्स आप ये देखेंगे कि किस तरीके से जो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल है, ठीक है, जो आपके पास प्रॉपर, यानी जहाँ पे वो चीज़ ज़्यादा मिल रही है, जो चीज़ अनडाउट है, तो प्लानिंग स्ट्रक्चर अनडाउट करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे, सॉरी, मतलब पूरा उसको संपन्न करना, कंप्लीट करना, डाउट करना, किसके साथ, टेक्नोलॉजी स्किल और इंस्टीट्यूशन के साथ। टेक्नोलॉजी होगी, ह्यूमन बींग का जो स्किल होगा वो भी चाहिए। अगर स्किल ही नहीं है तो आप टेक्नोलॉजी को लेकर क्या करेंगे, आपको काम भी तो करना आना चाहिए। साथ में इंस्टीट्यूशन, यानी आप फैक्ट्री सेटअप करेंगे, जब जाके आपको पता होगा ना कि किस तरीके से उसको प्रॉपर हम रॉ मटेरियल को रिफाइन करके यूज़ कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, वो वेस्टिंग ना हो। तो ये इम्प्लीमेंटिंग, ये सब कैसे करेंगे, रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान का एक स्ट्रक्चर आप तैयार करेंगे और उसमें ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व करेंगे। मैच करेंगे रिसोर्सेज को, फिर ये जो आपने भी प्लान बनाया है, डेवलपमेंट प्लान बनाया है, ओवरऑल पूरा प्लान जो है नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच करो। यानी जो भी आप प्लान बना रहे हो, आप पूरी कंट्री के लिए जो रिसोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाना है, क्योंकि आपको सब कुछ मैंने अभी बताया है कि बैलेंस करना है। क्योंकि जो आपको यहाँ पे रिसोर्सेज मिल रहे हैं छत्तीसगढ़ में, वो आपको दिल्ली में नहीं मिलेंगे। जो आपको राजस्थान में मिल रहे हैं, गुजरात में मिल रहे हैं, वो आपको यहाँ आसाम में नहीं मिलेंगे, अरुणाचल प्रदेश में नहीं मिलेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग हैं, तो उनके लिए प्लान बनाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी स्किल और इंस्टीट्यूशनल सेटअप करने पड़ेंगे फॉर इम्प्लीमेंटिंग। अगर आपको डेवलपमेंट प्लान इम्प्लीमेंट करना है तो ये सारी चीज़ें आपको प्रिपरेट करना पड़ेगा, एक प्लानिंग बनानी पड़ेगी। अब है हाउ एंड वाई ह्यूमन बींग इंटरेक्ट विथ नेचर। हम नेचर के साथ इंटरेक्ट क्यों है, क्यों हमारा उनके साथ इतना संबंध है। सीधी सी बात है, नेचर के साथ हम कैसे हम कैसे और क्यों इंटरेक्ट होते हैं नेचर के साथ, तो टेक्नोलॉजी के थ्रू होंगे, वहाँ इंस्टीट्यूशन सेटअप करेंगे, और तभी हम एक्सेलरेट कर सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये समझो, जैसे नेचर से आपको गोल्ड निकालना है या फिर आपको फॉरेस्ट यूज़ करना है, तो आप सबसे पहले टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे। नेचर से अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो वहाँ पे फिर आप क्या करेंगे, इंस्टीट्यूशन सेटअप करेंगे। ठीक है, जैसे आपने नेचर से क्या लिया, नेचर से पहले आपने कोई भी जो ह्यूमन बींग है वो नेचर से क्या करेगा, कोई भी चीज़ निकालेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा। तो उसके बाद हम टेक्नोलॉजी क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी वहाँ पे सेटअप देखेंगे, बैठाने की कोशिश करेंगे कि हम उसको नेचर से जो हमें मिल रहा है टेक्नोलॉजी के साथ एसेसिबल हो। फिर वहाँ पे हम क्या करेंगे, इंस्टीट्यूट सेटअप करेंगे, यानी इंडस्ट्री लगाएंगे, ताकि नेचर से जो हम टेक्नोलॉजी से निकाल रहे हैं वो अब फैक्ट्री में जाए और एक प्रॉपर वैल्यूएबल प्रोडक्ट बने। क्योंकि एक रॉ मटेरियल को आप इतना कुछ नहीं हासिल कर सकते जितना एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट से कुछ मिल सकता है। तो एक नेचर से आप कोई भी चीज़ लेंगे, टेक्नोलॉजी
की हेल्प से उसको निकालेंगे, ऑब्टेन करेंगे, फिर उसको फैक्ट्री में एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाएंगे, जिससे कि आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपने आप ही होगा जब आपका क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ठीक है। और फिर आपकी इनकम बढ़ती है और नेशनल इनकम बढ़ती है, और सीधी सी बात है वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो सीधा से सोचो कैसे और क्यों, हम कैसे सिंपल इस सेंटेंस से हमें सब कुछ डीपली जो है उसने एक्सप्लेन कर दिया। अब आता है व्हाट इज़ अ लैंड डिग्रेडेशन किसे कहते हैं, एंड एक्सप्लेन इट कॉजेज, इसको समझाना है। तो लैंड डिग्रेडेशन का मतलब आपको पता है कि जब उसकी क्वालिटी जो है बिल्कुल डाउन हो रही है और प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ लैंड, यानी उसकी जो प्रोडक्टिविटी है क्या होती जा रही है, लैंड की कम होती जा रही है। और लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है अगर कम हो रही है तो दैट मीन्स ये कोई अच्छी बात तो है नहीं। कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं लाइक अ डिफॉरेस्टेशन, यानी ज़रूरत से ज़्यादा पेड़ कटना, ओवर ग्रेजिंग करना, पशुओं को चराना, माइनिंग करना यानी खुदाई करना, और क्वेरिंग टू हैव, ज़रूरत से ज़्यादा हम जो खाने खोदते हैं वहाँ से खोद के निकालते हैं, क्वेरिंग करना, टू हैव कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली इन लैंड डिग्रेडेशन। तो इन सब की वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो ही रहा है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इजीली लिख देंगे। माइनिंग साइट्स जो होती हैं स्टूडेंट, वहाँ क्या होता है, अबेंडेंड आफ्टर एक्सकेवेशन वर्क इज़ कंप्लीट लीविंग डीप स्कार्स एंड टेरेस ऑफ ओवर बर्निंग। बर्निंग दैट मीन्स जब वहाँ पे उसको खुला छोड़ दिया जाता है, जब खुदाई होती है, खुदाई होने के बाद क्या होता है वहाँ पे जो डीप स्कार्स होते हैं, और जो डीप स्कार्स मतलब जिसे हम कह सकते हैं खाइयाँ होती हैं, गड्ढे हो जाते हैं बड़े बड़े, और ट्रेसिस यानी जो वहाँ पे मलबे होते हैं, यानी जो बहुत कूड़ा करका इकट्ठा हो जाता है, तो वहाँ पे वो बर्डन बढ़ जाएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, माइनिंग ज़रूर से ज़्यादा कर रहे हो, एक्सकेवेशन कर रहे हो, यानी वहाँ पे उस चीज़ को क्या कर रहे हो, किसी चीज़ को निकाल रहे हो, और आप प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो, उसमें से निकालने की कोशिश कर रहे हो ज़मीन में से। तो उसके लिए आप खदान जो होती हैं, यानी जो हम कह सकते हैं क्वेरिंग है, तो उसका यूज़ कर रहे हैं, वहाँ से निकाल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी को तो कम कर रहे हैं ना सॉइल की, क्योंकि ओवर बर्डनिंग पड़ रहा है, ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है। अब ये स्टेज लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ पे आपको डिफॉरेस्टेशन मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काटे जाते हैं। क्यों? क्योंकि माइनिंग है, क्यों यहाँ पे मिनरल्स और पाए जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मिनरल्स जो हैं, जिसे हम कह सकते हैं कॉयल का जो मिनरल है, जो कॉयल है, कोयला यहाँ पे पाया जाता है, तो आयरन है, तो यहाँ पे पाया जाता है। क्यों? क्योंकि भाई ये डक्कन ट्रैप है और यहाँ पे सेंट्रल हाईलैंड, तो यहाँ पे ये जो वॉल्केनिक एरप्शन होने की वजह से जो ये यहीं पर मोस्टली जितने भी मिनरल्स हैं पाए जाते हैं। और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में जंगल जरों से ज़्यादा काटे जाते हैं, और यही रीज़न है क्योंकि वहाँ पे माइनिंग करनी होती है। अब गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में ओवर ग्रेजिंग ज़्यादा होती है, वहाँ पे पशुओं को ज़्यादा चराया जाता है, तो लैंड डिग्रेडेशन वहाँ भी होगा। और अगर हम देखें पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और जो ये वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ पे इरिगेशंस की के लिए की वजह से ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन होता है। क्यों? ज़्यादा लैंड में जो पानी जो फार्मर्स होते हैं वो डाल देते हैं, उन्हें प्रॉपर तरीके से इरिगेशन करना नहीं आता है, तो पानी वो यहाँ पे क्या हो जाता है, लॉजिंग हो जाता है, रुक जाता है, और लॉगिंग होने के बाद वो उससे क्या हो जाता है, सलिनिटी और अल्कलाइनिटी बढ़ जाती है, यानी केमिकल कंपोजिशन बढ़ जाते हैं, और लवणीय यानी नमक थोड़ा सा बढ़ जाता है, सॉल्ट बढ़ जाता है सॉइल में, जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है। तो फिर है मिनरल्स प्रोसेसिंग लाइक अ ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री, यानी जो सीमेंट इंडस्ट्री में लाइमस्टोन को ग्राइंड करके जो ग्राइंड किया जाता है, और कैलेसाइट एंड सोप स्टोन फॉर सेरेमिक्स इंडस्ट्री जनरेट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट इन द एटमोसफेयर, यानी जो चीनी के बर्तन होते हैं बनाने के लिए जो इंडस्ट्री होती है, और यहाँ पे जो बताया है कि किस तरीके से
ये जब ये फैक्ट्री होती हैं उनमें से क्या निकलता है, बहुत बड़ी मात्रा में डस्ट निकलती है, और डस्ट निकलती है तो वो एटमॉस्फेयर में, एयर में क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा, पॉल्यूशन देखने को मिलेगा। और एयर पोल्यूशन से आपको पता ही है कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उसके बाद नेक्स्ट में बोला है कि अगर हम देखें रिसेंटली इंडस्ट्री एफलेंट्स जो है, वेस्टेज जो है, वो मेजर रिसोर्सेज बन चुका है पॉल्यूशन का। और अगर हम देखें तो जो डस्ट होती है सेटल डाउन जब हो जाती है नीचे, ठीक है, यहाँ पे सॉइल, जब ये एयर में पार्टिकल्स होते हैं तो यहाँ पे सॉइल पे सेटल डाउन हो जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन होंगे ही होंगे ना ये डस्ट पार्टिकल। तो इससे क्या हो जाए कि जो फिल्ट्रेशन की जो प्रॉब्लम होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि जो सॉइल के अंदर जो पोर्स होते हैं अगर वो बंद हो जाएंगे डस्ट से, तो इन फिल्टरेशन तो हो नहीं पाएगा, तो वो प्रोसेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्योंकि पानी अगर सॉइल में नहीं जाएगा, क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि डस्ट के जो पार्टिकल थे ये वाले जो फैक्ट्री से निकल रहे थे, इंडस्ट्री से एटमॉस्फेयर में वो मिले थे, तो वो सेटल डाउन हो गए ज़मीन पे। और सेटल डाउन होने की वजह से यहाँ पे उसने क्या कर लिया, परत सी बन गई, लेयर बन गई, जो कि इनफिल्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, अंदर पानी नहीं जा पा रहा है। तो ये सारे के सारे आप देखेंगे कि किस तरीके से एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और लैंड की जो क्वालिटी है उसको डाउन करते हैं। ठीक है, अब अगर हम देख रहे हैं इतनी क्वालिटी डाउन होती है, तो उसको दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो स्टूडेंट ऐसे उसकी हम बाद में देखते हैं कौन कौन से कंजर्वेशन है। वाई इज़ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी, कंजर्वेशन इतना ज़रूरी क्यों है, एंड व्हाट आर द व्यूज़ ऑफ गांधी जी अबाउट रिसोर्सेज कंजर्वेशन, और गांधी जी इसके बारे में क्या कहते थे। सिंपल सी बात है, वो कहते थे कि डेवलपमेंटल जो एक्टिविटी है, रिसोर्सेज, कोई भी रिसोर्सेज होगा और वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटी, अगर किसी भी कंट्री को अगर हम देखें उसको डेवलप करना है तो रिसोर्सेज तो मस्ट है, बिना रिसोर्सेज को तो डेवलपमेंट एक्टिविटी हो ही नहीं सकती हैं। तो उसके चलते हुए हम इरेशनल कंजप्शन कर रहे हैं, ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, और सीधे सीधे सोशल और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम आ रही हैं, सोशो इकोनॉमिक। अब अगर हम ओवर करना है कम, इससे बाहर आना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिसोर्सेज को कंजर्व करना पड़ेगा। तो गांधी जी ने कंसर्न करी और अपनी वॉइस में उन्होंने बोला कि ये ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड में आ सकती है, किसी ने बोला। तो गांधी जी कहते थे हमारे पास इतना है कि हम अपनी नीड पूरा कर सकते हैं, पर इतना रिसोर्सेज नहीं है कि किसी के लालच को पूरा कर सकें। और यहाँ पे फिर उन्होंने ये बताने की कोशिश करी है कि जो ग्रीडी है और सेल्फिश इंडिविजुअल हैं, जिस तरीके से वो नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, तो ये मेन रीज़न है ग्लोबल लेवल पे जो आज डेप्रेशन कम होता जा रहा है। क्योंकि अगर यूएस से देखेंगे तो सबसे बड़ा रीज़न तो वही है कि जो इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा वहाँ पे है, जिसकी वजह से ग्लोबल लेवल बढ़ रहा है, CO2 बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो कुछ प्लेसेस की वजह से कुछ लोग कुछ के ग्रीडीनेस को कंप्लीट करने के लिए ये ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, प्रॉब्लम हो रही हैं। तो वो कहते थे मास प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, यानी आप क्या कर रहे हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा प्रोडक्शन कर लेते हैं पहले, उसके बाद उसकी डिमांड बनाते हैं और उसे मार्केट में बेचते हैं, तो वो गलत हुआ। लाइक जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है उसका आप प्रोडक्शन कर रहे हो। जैसे वैरायटी ऑफ अगर हम देखें शैम्पू हैं जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, उसकी क्या प्रोडक्शन की ज़रूरत है। तो ऐसे ही उन्होंने बोला प्रोडक्शन ऑफ द मासेस, यानी जिसकी ज़रूरत है उसका प्रोडक्शन होना चाहिए ना बड़े लेवल पे, ना कि हम पहले उसको प्रोडक्शन कर लें और फिर उसकी हम नीड बना के, ज़बरदस्ती हम नीड नहीं है फिर भी बना रहे हैं और उसको एज ए रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, तो वो गलत है। तो ऐसे ही हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारी प्रॉब्लम है वही एज आप सॉल्व वाले में लिख दीजिए। जैसे कि हमने वहाँ देखा था डिफॉरेस्टेशन, तो यहाँ अफॉरेस्टेशन कर दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, यानी आप प्लांटिंग ऑफ शेल्टर करो, और शेल्टर बेल्ट ऑफ प्लांट एंड कंट्रोल ऑल ऑन ओवर ग्रेजिंग। और आपको क्या करना है, ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग है तो उसको कंट्रोल करो, प्रॉपर मैनेजमेंट करना है। तो ये सारा मैनेजमेंट करके और शेल्टर प्लांटिंग लगा के, यानी जो ये जैसे फील्ड है
इसकी अगर बाउंड्रीज़ पे हम प्लांट लगा देते हैं तो इससे लैंड डिग्रेडेशन नहीं होगा, क्योंकि जो विंड या वाटर की वजह से सॉइल फ्लो नहीं होगा, मूव नहीं होगी। ऐसे ही स्टेबलाइजेशन कर सकते हैं सैंड ड्यून्स पे। जैसे सैंड ड्यून्स होते हैं तो जब हवा आती है तो यहाँ से उड़ के ये रेत दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है। इससे बचने के लिए हम यहाँ पे बुशेस लगा सकते हैं, कैक्टस लगा सकते हैं, क्योंकि जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को क्या कर लेंगी, होल्ड कर लेंगी। और इस मेथड से हम ये एरिड एरिया में यानी डेजर्ट में डिग्रेडेशन को रोक सकता है। और ऐसे ही प्रॉपर मैनेजमेंट अगर हम वेस्ट लैंड का करें, माइनिंग एक्टिविटी कंट्रोल कर लें, डिस्चार्ज और डिस्पोजल जो है उस इंडस्ट्री का जो एफ्लुएंट्स है, वेस्ट है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, तो उसको रिड्यूस करने की कोशिश करें। वाटर डिग्रेडेशन जो हो रहा है इंडस्ट्री का, उसको और सब अर्बन एरिया में ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उसको अगर हम कंट्रोल करें, तो ये अगर हम प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं, यही हमारी प्रॉब्लम वाले में हमने पढ़ा था। ये सारे वर्ड्स को आप बस यहाँ पे लिख दो कि इन्हीं को मैनेजमेंट कर लेंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आप इसमें प्रॉपर आंसर लिख सकते हैं कि किस तरीके से हमारी जो प्रॉब्लम अभी हमने रीड करी हैं उसी में से आप सिर्फ कंट्रोल 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 करके लिख दीजिए और आपको प्रॉपर आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट में पूछा है एक्सप्लेन वेस्ट लैंड एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। यानी अगर आपके पास वेस्ट लैंड है और नॉन एग्रीकल्चर जो यूजेस वाला है, तो एक्सप्लेन करो वेस्ट लैंड एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। तो किस तरीके से लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसके अंदर पूछा गया है। तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में जो वेस्ट लैंड में आप रॉकी, एरिड, डेजर्ट एरिया है, और इसको हम नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस में इंक्लूड कर सकते हैं। तो नॉन एग्रीकल्चर में इसको हम यूज़ कर सकते हैं सेटलमेंट्स के लिए, रहने के लिए, रोड्स के लिए, रेलवे के लिए, इंडस्ट्री के लिए। क्योंकि वेस्ट लैंड को तो हम प्रॉपर तरीके से खेती तो वहाँ कर नहीं सकते, तो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी ही कर सकते हैं। तो इस वीडियो में स्टूडेंट हमने यहीं तक क्वेश्चन करे हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ आया है, क्योंकि हमने डिटेल में क्वेश्चंस टॉपिक में कर लिए हैं, तो वहाँ जाके आप समझ सकते हैं। टॉपिक वाइज मैंने सीक्वेंस में लगाए हुए हैं। और कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।